इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 2 के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उम्मीद है वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले टॉपिक की। टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो प्रीवियस वीडियोस में हमारा एक टॉपिक चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो हम जान रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना, पार्टनरशिप के बारे में जाना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जाना। ठीक है, तो वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो एक नेक्स्ट फॉर्म हमारी आती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम सिर्फ कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर अब हम जानने वाले हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बहुत बेसिक सी बात अगर जाने, इसका मीनिंग अगर हम जाने, तो हम इतना ही कहेंगे कि जो कंपनी होती है, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी आप कुछ भी कह सकते हो, तो जो कंपनी होती है वो एक एसोसिएशन होती है लोगों की। ठीक है, एक ग्रुप होता है बेसिकली लोगों का, जो बनाया जाता है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, एक एसोसिएशन हो गई बिजनेस करने के लिए, इसका अपना एक लीगल स्टेटस होता है। और ये किसके अंडर में आता है? अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जो कि ये एक पुराना एक्ट है। ठीक है, दो मेन एक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। एक कंपनीज एक्ट 1956 है, और उसके बाद अब जो मेन और जो रिसेंट चल रहा है एक्ट, वो है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, दो ही मेन एक्ट हैं, वैसे और भी बीच में इनके कई हो सकते हैं, लेकिन जो मेन एक्ट में हम देखते हैं कंपनी को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को, वो दो ही हैं। एक है कंपनीज एक्ट 1956, वो पुराना एक्ट है। ठीक है, अब जो मेन और जो रिसेंट वाला एक्ट है जिसके अंडर कंपनी हमारी आती है, वो है द कंपनीज एक्ट 2013। राइट, तो ये तो एक बहुत नॉर्मल सी हमने चीजें जान ली कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली होती क्या है। अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है, और हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में चाहिए। राइट, तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हैविंग अ डिस्टिंक्टिव नेम एंड अ कॉमन सील formed to carry on business for profit with capital which is divisible into transferable shares, limited liability, a corporate body and perpetual succession। तो क्या क्या रहा है कि जो कंपनी है वो एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, कोई भी मतलब जोर जबरदस्ती करके नहीं बनाई गई है, वो अपनी मर्जी से लोग आए हैं। ठीक है, लोगों की ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है कि एसोसिएशन जो है वो लोगों की है, जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है। इसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होता है, इसकी अपना एक पहचान होती है, अपना इसका एक नेम होता है कंपनी का, उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। ठीक है, फॉर्म्ड टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट विद कैपिटल, कैपिटल इसमें होती है। ठीक है, कैपिटल यानी कि वो इन्वेस्टमेंट, वो अमाउंट जिसको लगाकर आप उस बिजनेस को शुरू करोगे। ठीक है, तो कैपिटल इस बिजनेस में लगाई जाती है, इस कंपनी को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए बेसिकली लगाई जाती है। और प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेस का, आप सभी को पता है, विच इज डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। वो जो कैपिटल लगाई जाती है इस कंपनी में, वो डिवाइड हो जाती है ट्रांसफरेबल शेयर्स में, मतलब उसके उस कैपिटल के छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और वो कहलाता है ट्रांसफरेबल शेयर्स। ठीक है, वो एक पार्ट कैपिटल का शेयर कहलाएगा, जो अलग अलग पर्सन होल्ड करते हैं, और उन्हीं को हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। राइट, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये जो जितनी भी टर्म्स आ रही है, ये हम अभी आगे फ्यूचर्स में इसके जब जाने फीचर जब इसके जानेंगे तो उसमें समझ लेंगे। ठीक है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, और ये रेगुलेटेड है किससे? कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक डेफिनेशन ये भी इसकी हम दे सकते हैं, जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। राइट, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसका अपना एक लीगल स्टेटस है, और ये अपने ही नाम से कई सारी चीजें कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, जो लॉ ने क्रिएट करा है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि अपनी एक अलग पहचान है। जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनसे अलग इसकी अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, तो कंपनी को कभी भी जितने भी मैनेजर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, जो भी इंप्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं उनसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। हम जैसे पार्टनरशिप में कह देते हैं कि हाँ भाई ये दो या तीन लोग पार्टनर्स हैं, इनकी ये फर्म है। ठीक है, वहां पार्टनरशिप में ये चीज चल सकती है, लेकिन कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है, उसका अपना एक अलग नाम है, सारी चीजें उसकी सेपरेट है उन लोगों से जो इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। अ कंपनी में बी डिफाइंड एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन
एक कंपनी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगेन वही बात आ गई, हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है with a perpetual succession, a common seal, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability। लिमिटेड लाइबिलिटी भी इसमें होती है, जो कैपिटल इसके अंदर होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, कैपिटल का मतलब है वो अमाउंट जो इस कंपनी को शुरू करने के लिए लगाया गया है, जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली की गई है, और उसी कैपिटल के अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दें तो वो शेयर्स बन जाएंगे, और उन शेयर्स को जो होल्ड कर रहा है पर्सन वो शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया मीनिंग या फिर कह सकते हैं डेफिनेशन, दोनों ही चीजें हमारी यहाँ पर कवर हो गई जॉइंट स्टॉक कंपनी की। राइट, तो ये सब चीजें आपको अपने एग्जाम में भी एज इट इज लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देना है, तभी आपको मार्क्स वहां पर मिल पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो फीचर नंबर 1 है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, चाहे वो कोई भी बोर्ड ऑफ मेंबर हो, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर हो। ठीक है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होती जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। राइट, थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। अ कंपनी इज इन लॉ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये जितने भी मेंबर्स इस कंपनी के हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, उन सारे मेंबर्स की अपनी एक अलग पहचान है। उसी तरीके से इस कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन ही हम इसको कहते हैं। इट हैज अ लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी एक लीगल पर्सनैलिटी है खुद की। इट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन अ बैंक अकाउंट, कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स, एंड इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो कंपनी जो है बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये अपनी खुद के नाम से कोई बैंक अकाउंट भी खोल सकती है कंपनी। ठीक है, हालांकि वो अपने आप चलकर नहीं जाएगी, कंपनी करवाएगा कोई और ही। ठीक है, जो सब मैनेज कर रहा है करवाएगा वो पर्सन ही, लेकिन वो अपने नाम से ना करके अपना पर्सनली कोई डिटेल ना देकर कंपनी की ही सारी डिटेल देगा, कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कंपनी के बारे में सारी डिटेल देगा, उसका एड्रेस कहाँ पर है, सब चीजें। ठीक है, तो वो कंपनी के नाम से ही सब चीजें होंगी, करेगा इंसान ही करेगा, लेकिन कंपनी खुद से चल के तो नहीं जाएगी ना कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और मैं खुद चल के जा रही हूँ, ऐसा वो कंपनी नहीं करेगी। पर उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, उसका अपना एक नाम चल रहा है भाई वहां पर। ठीक है, तो अपने खुद के नाम से कंपनी का बैंक अकाउंट खुल सकता है, वो कंपनी किसी पर केस कर सकती है अपने खुद के नाम से, और कोई दूसरा पर्सन कंपनी के नाम पर केस कर सकता है और अपने खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है वो कंपनी। ठीक है, तो ये हो गई इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी है। ठीक है, सबसे पहला फीचर हमारा हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये। सेकंड फीचर की बात करते हैं, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस पीछे डेफिनेशन मीनिंग जब हमने जाना तो वहां पर भी कई बार आपको ये टर्म देखने को मिली। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है कि जो कंपनी है वो इनडिफाइनाइटली चलती ही रहेगी। जो भी वहां पे मेंबर्स हैं उस पूरी कंपनी में, उनके साथ कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए, वो लीव कर दें उस कंपनी को, ठीक है, वो रिटायरमेंट ले लें, लेकिन कंपनी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसका अलग एक नाम है, उसकी अपना एक लीगल स्टेटस है। तो कंपनी जो है वो सारे मेंबर्स से, सारे ओनर से, चाहे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, उन सबसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, यही मेन एक पॉइंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस समझ गए। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। अ कंपनी वंस इनकॉर्पोरेटेड विल नेवर डाई। अगर एक बार कंपनी चल गई, बन गई, शुरू हो गई, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एज द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, हमें पता है द डेथ, insolvency or retirement of its members leave the company unaffected and will continue to be the same entity with the same privileges and immunities, states and possessions। ठीक है, तो एक बार कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसके बाद चाहे कोई भी मेंबर छोड़ के चला जाए, रिटायरमेंट ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है, सेम प्रिविलेजेस के साथ, सेम इम्यूनिटीज के साथ, सेम स्टेट्स और पोजिशंस के साथ। राइट, अगला फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कितनी होगी, जो भी उनके शेयर की फेस वैल्यू होगी सिर्फ उतने तक ही वो लाइबल होंगे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड, हमें पता है हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय हिम। तो जितने शेयर उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं उस शेयर की जो भी फेस वैल्यू होगी सिर्फ उतने के लिए ही वो लाइबल होंगे उस कंपनी के अंदर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट फीचर है कंपनी का जो कि है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होता है और जो मैनेजमेंट होता है वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग, मतलब ओनरशिप किसी और के पास है और इसको जो मैनेज कर रहा है, जो पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, वो कोई और करता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर वाइडली स्कैटर्ड, देयरफॉर द कंपनीज आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर यानी कि वो पर्सन जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है और बदले में उसको ओनरशिप मिल जाती है। जब वो कंपनी के शेयर्स को खरीद लेगा, शेयर्स यानी कि कैपिटल के बहुत छोटे छोटे हिस्से, जब उनको वो खरीद लेगा शेयर्स को, तो उसको ओनरशिप मिल जाएगी, वो ओनर कहलाएगा उस कंपनी का। ठीक है, ये वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह से ये हो सकते हैं सारे लोग। ठीक है, कंपनी के अंदर तो सारे आके नहीं बैठेंगे, अगर उन्होंने शेयर खरीद लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में आके ये बैठ जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी ये थे, जिस भी जगह ये रह रहे थे वहीं पर ही रहेंगे, बस शेयर्स उन्होंने परचेज कर लिए और इनको ओनरशिप मिल गई है। बट द कंपनीज आर मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन जो कंपनी को मैनेज करता है वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर्स ने तो ओनरशिप ले ली, शेयर खरीद लिए, ठीक है, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हम इंडिविजुअली किसी एक पर्सन को कह रहे हैं कि वो कंपनी को मैनेज कर रहा है तो वो है डायरेक्टर। ठीक है, अगर हम एक पर्सन को कह रहे हैं, अगर हम सिंगुलर वे में बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टर है। और उस डायरेक्टर के साथ अगर एक पूरी टीम काम कर रही है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक पर्सन सिंगुलर वे में अगर हम कह रहे हैं तो डायरेक्टर मैनेज कर रहा है कंपनी को, और अगर हम उसी को प्लूरल वे में कहते हैं, टीम काम कर रही है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर इन टू सेपरेट हैंड्स। जो ओनरशिप है वो किसी और के हाथ में है, जो शेयर होल्डर्स है उनके हाथ में है, और जो पूरा मैनेजमेंट है, ओवरऑल फंक्शनिंग है उस पूरे कंपनी की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। ठीक है, तो दो सेपरेट हैंड्स पे ये दोनों चीजें रहती हैं। द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई भी राइट नहीं होता, कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो डे टू डे जो भी फंक्शनिंग है उस पूरे कंपनी की, पूरा मैनेजमेंट में कोई भी वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, और लास्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और हमने यहाँ पर जान लिया क्या मीनिंग होता है और क्या डेफिनेशन आप लिखोगे आपके एग्जाम में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। राइट, तो ये होता है एक और टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना, पार्टनरशिप के बारे में जाना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जाना, और अभी हमने जाना जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। राइट, तो और भी आगे जो भी टॉपिक्स होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें कवर कराऊंगा। उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।